नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी प्रदेश अध्यक्ष की रेस, कौन होगा फेस। जी हां, बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। प्रदेश में बीडी शर्मा की जगह कौन लेगा, इस पर चर्चा गर्म है। तो कई नाम और फार्मूले भी सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि नया प्रदेश अध्यक्ष इन्हीं फार्मूले के आधार पर चुना जा सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या शुभंकर माने जाने वाले बीडी शर्मा को पार्टी नई जिम्मेदारी देगी और प्रदेश बीजेपी को नया चेहरा मिलेगा। आखिर प्रदेश बीजेपी की कमान देने के लिए पार्टी किस फार्मूले को अपनाएगी, आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रदेश अध्यक्ष की रेस, कौन होगा फेस। प्रदेश बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर चल रही सुगबुगाहट तेज होती जा रही है। फिर वीडी शर्मा को कमान मिलेगी या किसी नए चेहरे को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, इस पर चर्चा गर्म है। क्योंकि जैसे ही बीजेपी जिला अध्यक्षों की सूची आएगी, वैसे ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए रायशुमारी का दौर शुरू हो जाएगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि 15 जनवरी तक प्रदेश में नए अध्यक्ष की ताजपोशी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से लेकर भोपाल तक कई संगठनात्मक बैठकें हो चुकी हैं। वहीं नेताओं ने भी भागदौड़ शुरू कर दी है। हालांकि अब नए अध्यक्ष को लेकर बीजेपी का क्या फॉर्मूला होगा, इस पर बीजेपी नेताओं का क्या कहना है, वो सुनिए। देखिए, हमारे प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं वो जल्द आएंगे और इस विषय में चर्चा करके विमर्श करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। अभी तो हमारे जिलाध्यक्षों की घोषणा होना बाकी है। जैसे ही जिलाध्यक्षों की घोषणा होगी, इस निर्वाचन की प्रक्रिया में प्रदेश के निर्वाचन की जो प्रक्रिया वो आगे। प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नरोत्तम मिश्रा, अर्चना चिटनिस, अरविंद भदौरिया के नाम की चर्चा चल रही है। जातिगत समीकरणों में ब्राह्मण वर्ग से नरोत्तम मिश्रा, राजेंद्र शुक्ल और अर्चना चिटनिस का नाम शामिल है। वही क्षेत्रीय वर्ग से अरविंद भदौरिया और सीमा सिंह जादौन और सिंधी समाज से भगवान दास सबनानी के नाम के अलावा सामान्य वर्ग से हेमंत खंडेलवाल का नाम चर्चा में बना हुआ है। साथ ही अध्यक्ष की दौड़ में दलित वर्ग से लाल सिंह आर्य और आदिवासी वर्ग से फग्गन सिंह कुलस्ते और सुमेर सिंह सोलंकी भी लॉबिंग करने में जुटे हैं। खैर, बीजेपी को चौंकाने में भी महारत हासिल है, इसलिए वो हमेशा की तरह सरप्राइज कार्ड चल सकती है। हालांकि बीजेपी के संगठन चुनाव को कांग्रेस अपने नजरिए से देख रही है। तो प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का भी विरोध शुरू हो गया। आपने देखा किस तरीके से भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, अजय बिश्नोई लगातार नेतृत्व के खिलाफ बात कर रहे हैं और आवाज उठाने का काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बीडी शर्मा असफल साबित हुए हैं। अगर आप दूसरे दल के नेताओं को ले जाकर के अपने कोर कार्यकर्ता को, अपने नितांत व्यक्तिगत कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने का काम करेंगे, पार्टी की नीतियां विचारधारा छोड़ करके, तो यही हाल होगा। किसी भी राजनीतिक दल को लेकर के देख लें। वीडी शर्मा को बीजेपी ने 2020 में प्रदेश का अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद 2023 में उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। क्योंकि बीजेपी में अध्यक्ष पद का कार्यकाल 3 साल का होता है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक होने की वजह से उनके कार्यकाल को विस्तार दिया गया था, जिसके बाद से वो 4 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। हालांकि वीडी शर्मा अब भी अध्यक्ष पद की दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं, क्योंकि उनके नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि चर्चा ये भी है कि वीडी शर्मा को पार्टी कोई दूसरी जिम्मेदारी सौंप सकती है। खैर, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव का फैसला दिल्ली हाईकमान को करना है, इसलिए वो किस चेहरे पर मोहर लगाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है और इसी का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। इसके लिए चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा, जिन्होंने बीजेपी को फर्श से अर्श तक का सफ़र देखा है, नज़दीक से जानते हैं। बीजेपी के रगों में कौन सा खून दौड़ रहा है, कब क्या निर्णय लेती है, वो बखूबी जानते हैं। उनसे समझने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया, लंबे समय तक बीजेपी को कवर किया है और कई बार उनका आकलन, भविष्यवाणी कह सकते हैं हम, सटीक बैठी है। उन्हें पता है कब कैसे फैसले लेती है। तो आज इस सवाल का जवाब इन्हीं दोनों से लेने की कोशिश करेंगे। तो शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। क्या बीडी शर्मा बरकरार रहेंगे
यदि हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्या वजह देखते हैं आप? मुझे ये लगता है कि प्रभु जी सहमत होंगे शायद मेरी बात से कि बीडी शर्मा जी को लंबा समय हो गया, तो अब उनको जो है केंद्र में जिम्मेदारी दिए जाने की चर्चा तेजी से है। और यदि कहीं समन्वय मध्य प्रदेश में अन्य नामों पर नहीं बना, तब की स्थिति में बीडी शर्मा जी कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा उन्हें राष्ट्रीय जिम्मेदारी दिए जाने की प्रबल संभावना है। जहां तक मध्य प्रदेश का प्रश्न है, तो मध्य प्रदेश में आपने तो सारे वो नाम ले दिए जो नाम हम सोच करके सोचते सनसनी फैलाएंगे। आपने तो सारे ही बता दिए, तो बचा क्या फिर बताने के लिए? ये तो आप लेकिन बेहतर ये तरीके बात से बता पाएंगे कि इनमें से कौन। नहीं, अभी क्या हुआ कि ये दो नाम प्रमुखता से है, इसमें कोई संदेह नहीं। नरोत्तम मिश्रा जी और अरविंद भदौरिया जी, क्योंकि यदि पुराने संगठन के लिहाज से, पुरानी गतिविधियों के लिहाज से देखा जाए, तो नरोत्तम मिश्रा जी पूरे प्रदेश को जानने वाले व्यक्ति हैं, अमित शाह जी के करीब भी है। लेकिन यदि अभी तक की परंपरा को आप देखेंगे, नरेंद्र सिंह जी तोमर हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, बीडी शर्मा साहब हैं, ये जितने सब भी हैं, ये सब विद्यार्थी परिषद से आए हैं। और अरविंद भदौरिया जी विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी रहे हैं, इसलिए ये माना जा सकता है कि अरविंद भदौरिया जी के भी चांस मतलब दमदारी से है। महिला के अंदर यदि हुआ तो अर्चना चिटनिस का और रीति पाठक का नाम चर्चा में था कि यदि महिलाओं में से लेना है तो इन दो को लिया जा सकता है। संगठन के काम को बेहतरी समझने वाले, जो अभी क्या है, संगठन प्रदेश भर में कैसा चल रहा है, वो लगभग बीडी शर्मा जी और हितानंद शर्मा जी और भगवान दास सबलानी, इन तीन लोगों के माध्यम से ही चल रहा है, क्योंकि सारा इन तीनों के बीच में जबरदस्त तालमेल भी है। तो ये भी एक चर्चा आई कि यदि मान लो मध्य प्रदेश में कोई चांस दिया जाता है तो सबलानी साहब को भी दिया जा सकता है। ये सब बातें मेरे को सुनने में आई है। बाकी नामों में लाल सिंह जी तो बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा कर रहे हैं, और अनेकों अवसरों पर ऐसा हमको भी संदेश प्राप्त हुआ है कि लाल सिंह आर्य जी का नाम आता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरह उनको पराजित किया गया, मैं किया गया बोल रहा हूँ, जिस तरह उनको पराजित किया गया, पार्लियामेंट में उनको स्थान नहीं दिया, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया गया, वो चाहते तो संध्या राय की जगह चुनाव लड़ सकते थे। यदि उनको जो है राज्यसभा के लिए 2 बार चर्चा होते होते रुक गई, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि नरेंद्र सिंह तोमर हो या कोई और हो, तो ऐसे रोड़े उनके लिए हैं जो उनको चुनाव में दिक्कत देते हैं। तो इसलिए लाल सिंह आर्य जी का नाम तेजी से मान लो आ भी गया, क्योंकि वो बहुत ही संगठन के प्रति लायल है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। उनके पास सांगठनिक अनुभव है, ये तो एक पक्ष है ही, लेकिन इसके अलावा वो पार्टी के प्रति समर्पित विचार के व्यक्ति हैं। आज मैं एक नई चीज आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु जी को शायद याद होगा कि लाल सिंह आर्य जी जो है वो भारतीय जनशक्ति, उमा भारती जी जब भारतीय जनशक्ति बनाया था तो लाल सिंह आर्य को अप्रोच किया गया था कि आप भारतीय जनशक्ति ज्वाइन कर लीजिए, और उस समय इतने प्रयास हुए थे कि लाल सिंह जी के घर पे भी बैठक हुई, बातचीत भी हुई, और जब सब प्रयास हुए तब उनने हमसे संयोगवश पूछा कि भाई साहब क्या करना चाहिए। तो हमने कहा भाई देखिए दोनों विचार एक हैं, लेकिन आप अपनी लॉयल्टी और आपके की प्रतिबद्धता यदि समाप्त करना चाहते हैं तो आप जाइए, क्योंकि 2-4 साल में लौट लाट करके उमा जी भाजपा में वापस आ जाएंगी। तो लाल सिंह आर्य जो है वो भाजपा में नहीं गए। ये मैं बहुत इंटरनल बात आपके चैनल पर साझा कर रहा हूँ। तो उन्होंने बहुत सम्मान के साथ उमा जी के प्रयासों को थाम दिया और ये कहा कि नहीं, मैं तो भाजपा के साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आप थोड़े बहुत दिन में आप ही आने वाली है। तो इस तरीके से ये एक घटना, तो लाल सिंह आर्य भी संगठन के प्रति समर्पित और विश्वसनीय व्यक्ति है। तो ये इस तरह से जो है अभी इन सब चीजों में, क्योंकि देखिए और कोई होता तो प्रभु जी भी लगा लेते अनुमान और मैं भी लगा लेता। वहां नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो है उनकी जिस तरह से पार्टी के ऊपर पकड़ है, मैं अभी ये नहीं कहने की स्थिति में हूं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसी बन गई, लेकिन पार्टी जो है उनके इर्द गिर्द घूम रही है, और उसके कारण क्या हो सकता है वो ही जाने। तो इसलिए जो नाम है प्रमुखता वाले वो नरोत्तम मिश्रा जी, अरविंद भदौरिया जी और महिलाओं में अर्चना चिटनिस जी। इसके अलावा सबलानी जी के नाम को, इन 4 नामों में हम लोग संभावना देख रहे हैं। फिर कोई नाम और आ जाए तो हम ये कह सकते हैं कि ये सब अमित शाह जी और इनकी रणनीति का हिस्सा है। लेकिन पहले दौर की चर्चा में मैं एक बात बिल्कुल जिम्मेदारी से कहूंगा, मुख्यमंत्री किसी नए व्यक्ति को बना देना चल जाएगा, क्योंकि उसका काम केवल वल्लभ भवन मंत्रालय में बैठ करके काम करना है। लेकिन संगठन का मुखिया यदि आपने नौसिखिए को बना दिया या किसी अनुभवहीन व्यक्ति को बना दिया
या जिसने कभी संगठन का काम नहीं किया उसको बना दिया, तो उसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। और ये मानना पड़ेगा कि जिस कुशाभाऊ ठाकरे साहब ने और जिस इस संगठन का निर्माण किया प्यारेलाल जी और नारायण प्रसाद गुप्ता जी ने, आप उस धरोहर को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं यदि आपने किसी नौसिखिए को जिम्मेदारी दी तो क्या फार्मूला होगा प्रभु जी? क्या नौसिखिया होगा, या संगठन का जानकार होगा, या जातीय गणित भी देखा जाएगा? दलित होगा, आदिवासी होगा, ओबीसी से होगा, या उच्च वर्ग से होगा? कौन होगा? जातीय गणित इस लिहाज से देखा जाएगा ब्रजेश जी कि ये तय मान के चलिए मध्य प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष ओबीसी तो नहीं होगा, ये आप तय मान के चलिए। वो सामान्य वर्ग से हो सकता है, उस वर्ग को खुश करने के लिए वो दलित वर्ग से भी हो सकता है, वो महिला वर्ग से भी हो सकता है। महिलाओं का जो कार्ड बीजेपी चल रही है, बहुत बड़ा गेम प्लान है महिलाओं को लेकर। मध्य प्रदेश में ही ये महिलाओं को वोट बैंक के तरह इंटैक्ट करने की कोशिश जो है, वो सफल कोशिश मध्य प्रदेश में की गई है लाडली बहना योजना के जरिए। तो वो पूरे देश में आप देख लीजिए, कहीं भी चुनाव हो रहा है, किसी भी राज्य में चुनाव हो, हर जगह वो जो है किसी न किसी अलग नाम से लाडली बहना योजना का अस्तित्व है। हर पार्टी के घोषणा पत्र में उसका अस्तित्व है। तो महिला भी हो सकता है एक प्रयोग यहाँ पे मध्य प्रदेश भाजपा में। लेकिन फिर उसके साथ वही है जो अभी सुरेश जी ने कहा, सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन को चलाने के लिए संगठन का अनुभव जरूरी है। तो फिर वो पैमाना भी देखा जाएगा कि उसके साथ फिर किस तरीके का पार्टी बंदोबस्त करती है, उसके ऊपर होगा। यदि महिला अध्यक्ष देती है तो कार्यकारी अध्यक्ष भी शायद उनको नियुक्त करना पड़ जाए, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन सकती है। लेकिन जो नाम चल रहे हैं इनमें प्रमुख नाम यदि हम देखें तो बिल्कुल निश्चित तौर पर नरोत्तम मिश्रा वो नाम महत्वपूर्ण है। अरविंद भदौरिया नाम है, वो चर्चा में है। एक नाम और है जो अभी चर्चा में नहीं आया, हेमंत खंडेलवाल, वो भी नाम सुबगाहट में कि समन्वय में यदि नहीं बनता तो एक नाम वो भी आ सकता है चर्चा में। लेकिन जो एक बड़ी बात जो सुरेश शर्मा जी ने कही कि इन नामों पर यदि कहीं कोई समन्वय नहीं बनता है तो फिर वीडी शर्मा के रिपीट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि वीडी शर्मा ने वो कद और वो पद हासिल किया है मध्य प्रदेश भाजपा में, और बीजेपी को वो दिया है जो उनसे पहले कोई अध्यक्ष नहीं दे पाया। जितनी सफलताएं उनके कैरियर में हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी को, और जिस तरीके से बीजेपी संगठन को उन्हें नई गति दी है, नया पूरा उसके एक रूपरेखा खाका किया है। मैं ये कहें कि वो जो है कागज पेन वाले संगठन को डिजिटल युग में लाके उन्हें खड़ा कर दिया कि आपको किसी भी तो उनके बरकरार रहने की संभावना कितने प्रतिशत मानते हैं आप? देखिए, वीडी शर्मा को पार्टी को यदि आमतौर पर जैसे हम शिवराज जी का उदाहरण लें, बहुत सफल मुख्यमंत्री रहे, लगातार जिताते रहे, उसके बावजूद इस बार वो उनको दिल्ली ले गए केंद्र सरकार में। तो यदि वीडी शर्मा का इतना अच्छा अनुभव है, इतनी अच्छी इनोवेटिव अध्यक्ष हैं, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, सफल हैं, तो पार्टी उनका उपयोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पे करना चाहती है। हो सकता है राष्ट्रीय संगठन में महामंत्री या किसी बड़ी जिम्मेदारी पर उनको बैठा दे, ये भी पार्टी की सोच हो सकती है। यदि वहाँ भी जगह नहीं देख रही है पार्टी तो प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका नाम यहाँ पर सबसे प्रबल दावेदारों में से उनका नाम भी रहने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात अरविंद भदौरिया, वो भी संगठन से आए हुए हैं, तो ये तय मानिए ब्रजेश जी कि बीजेपी का जो संगठन महामंत्री होता है वो पर्दे के पीछे का चेहरा है। बीजेपी का अध्यक्ष वो चेहरा है जिसको मंच पर भी जाना होता है, संगठन भी चलाना होता है, तो उसमें दोनों गुण का समावेश होना चाहिए। जैसा अभी सुरेश जी ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार चलाने का जिम्मा आप दे दीजिए, उसको प्रशासनिक अनुभव हो या ना हो वो सीख जाएगा। उसको भाषण देना आता हो ना आता हो, वो वहाँ पे सरकार चला सकता है, क्योंकि उसके पास एक अधिकारियों की पूरी टीम होती है। सरकार कैसे चलनी, 56-57 विभाग है, उन्हीं विभागों में वही फाइलें हैं, वही नियम है, वही कायदे कानून है, बस उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है आपको, आपकी सरकार अच्छे से चलती रहेगी। संगठन के साथ ये नहीं हो सकता है। संगठन में यदि एक सुस्त अध्यक्ष आ गया, गति देने वाला नहीं रहा, निष्क्रियता हो गई, तो पूरा संगठन कोलैप्स हो सकता है, जो इतनी तेजी से खड़ा हुआ संगठन है। जो गुट विशेष को महत्व देने वाला आ गया, क्योंकि संगठन भाव वो है कि सभी आपके अपने हैं, यहाँ पर कोई पराया नहीं है। मामूली कार्यकर्ता से लेकर बड़े पदाधिकारी तक सबको समभाव से देखने वाला व्यक्ति ही संगठन का मुखिया हो सकता है। तो इस पैमाने को, सारे पैमानों को देखना होगा। तो उनमें ये जो नाम है, इनमें कुछ नाम तो प्रमुखता से हैं इसमें शामिल। इसके अलावा इस पैमाने पर यदि नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी से संगठन में आने की भी चर्चा है राजेंद्र शुक्ल की, क्या ये भी संभावना लगती है आपको? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा प्रयोग होने की संभावना कम है। नाम है उनका, चर्चित नाम है, विंध्य क्षेत्र में बहुत अच्छा होल्ड है उनका, और बहुत सफल नेता हैं वो कह सकते हैं एक तरीके से। और यदि सवर्णों की नाराजगी को दूर करना, खासकर ब्राह्मणों को, तो वो उस तौर पर भी हो सकते हैं। वो सबके साथ समन्वय लेकर चलने वाले नरेंद्र सिंह तोमर वाला अक्स जो है वो उनमें दिखाई देता है। लेकिन प्रदेश संगठन
बीजेपी के संगठन प्रदेश स्तर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी उनने अभी तक नहीं निभाई है राजेंद्र शुक्ल ने। तो ये एक थोड़ा सा उनको इस पर देखना होगा कि उनको यदि विंध्य क्षेत्र के उनके जो समीकरण है, जिस तरीके का उनका काम काज है, उसको देखते हुए यदि जिम्मेदारी दी जा सकती है तो कोई उसमें बुराई नहीं हो सकती, वो बेहतर ढंग से काम कर सकते हैं। लेकिन चूंकि उनको उस जगह पर रखा हुआ उप मुख्यमंत्री के पद पर, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। यदि वहाँ से उनको शिफ्ट किया जाता तो फिर वहाँ पर किसको रखा जाए उस जगह पर, कि वहाँ पर आप देखिए क्या मोहन यादव जी के यदि कहें 2 सेनापति यदि कह सकते हैं तो उनमें से एक प्रमुख सेनापति जो है राजेंद्र शुक्ल ही हैं। आप यूनियन कार्बाइड वाला मामला देख लीजिए, उसको आपात बैठक होती है रात को तो उनको बुलाया जाता है, उस बैठक में होते हैं, निर्णयों में उनकी बहुत बड़ी बड़ी भूमिका है। तो निश्चित तौर पर वो दोनों जगह उपयोगी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर रहे या जिस तरीके से वी डी शर्मा का काम काज है, तो आपको जो है अध्यक्ष उसी शैली का लाना होगा जब आप मुकाबला कर पाएंगे। क्योंकि उधर जो दिख रही है कांग्रेस में जो जीतू पटवारी हैं चल रहे हैं, जो उमंग सिंघार चल रहे हैं, तो वो टीम नए जोश के साथ नई रवानी की तरफ चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको उसका मुकाबला करना है। वो कमलनाथ दिग्विजय सिंह वाला वो दौर गुजर चुका है कि जिस दौर के आपको सारे हथकंडे आपको पता थे कि वो कौन सी चाल चलने वाले हैं, आपको सब पता था क्योंकि वो 40-45 साल से थे और एक जैसी ही चाल चलते रहे। यहाँ पर एक नई चीज़ दिख रही है, एग्रेसिव बहुत नेस ज़्यादा है वहाँ पर, तो आपको उसका मुकाबला करने के लिए संगठन की ताकत लाने वाला भी एक अध्यक्ष चाहिए। तो बहुत सारे पैमाने हैं। अब इस पर जो है ये नाम तो इनमें से कई चेहरे खरे उतरते हैं जो सुरेश शर्मा जी ने भी बताया। इसके अलावा दिल्ली चाहे तो किसी और को यहाँ पे अचानक प्रोजेक्ट कर सकती है, तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जो भी आएगा उसको मध्य प्रदेश में कम से कम संगठन की समझ होगी और हम सब उसको जानते होंगे, इतना तो तय है। निश्चित तौर पर जानते ही होंगे क्योंकि सभी को आप जानते हैं। लेकिन शर्मा जी, क्या कांग्रेस के फैसले भी प्रभावित करेंगे कि वहाँ जिस तरह से कि नेता प्रतिपक्ष आदिवासी वर्ग से हैं, जीतू पटवारी हैं, क्या वो निर्णय भी कहीं ना कहीं आला कमान के माइंड में रहेंगे जो इस फैसले को प्रभावित करते हों? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक अच्छा संगठन है, इसमें कोई शक संशय नहीं है। लेकिन वहाँ नेतृत्व जो है इस प्रकार का नहीं है जो जन स्वीकारी हो। जनता के बीच में उनका कोई संदेश नहीं है, ना जीतू पटवारी का संदेश है, ना उमंग सिंघार का संदेश है। क्योंकि इन दोनों के बारे में अभी तक जो है ना जनता के बीच में चर्चा शुरू नहीं हुई है। आज मैंने एक मित्र से मैं चर्चा कर रहा था, तब मैंने जो है 2-3 खबरों के संबंध में बातचीत थी, खुल के बताऊं मैं थोड़ा, 2-3 खबरों के संबंध में बातचीत थी। तो मैंने कहा क्या बात है, तीनों खबरें जो है आप भाजपा की बता रहे हैं, कांग्रेस की कोई खबर ही नहीं बता रहे आप। तो वो कहने लगे कांग्रेस खबर के लायक बनी कब है। तो बड़ा अजीब सा मुझे सुन करके झटका लगा कि इतना युवा नेतृत्व काम कर रहा है, उसके बावजूद भी जन चर्चा और मीडिया चर्चा का विषय नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भाजपा का जो प्रदेश में अध्यक्ष चयन होगा उसमें जो है उमंग भाई और जीतू भाई ये दोनों कहीं भी चर्चा का विषय होंगे। ये मेरा व्यक्तिगत स्पष्ट मत है। दूसरी बात, मैं प्रभु जी से इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूं कि अभी तक के प्रदेश अध्यक्षों में जो झिझक हुआ करती थी, सरकार और संगठन के मुखिया के बीच में जो एक दूसरे के प्रति झिझक होती थी ना मन में कि प्रभु जी बैठे हैं मैं क्या कहूं, या प्रभु जी कहे सुरेश शर्मा बड़े भैया है क्या कहूं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पदाधिकारी बन करके पदाधिकारी जैसी भूमिका निभाना पड़ेगी, फिर सीनियर हो जूनियर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। वी.डी. शर्मा साहब ने इस बात को बखूबी निभाया कि उन्हें ये मालूम है कि संगठन के लिए शिवराज सिंह चौहान जैसे सीनियर मुख्यमंत्री के साथ क्या बात करना है और किस तरीके से बात करना है। यदि यही बात उन्हें अमित शाह जी और दिल्ली में भी पहुंचाना है तो इन्होंने उसी तरीके से बात की कि एक प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहा है। तो ये जो भाव आया था, ये भाव बहुत आत्मविश्वास से आया था। हम सब लोग जानते हैं कि वी.डी. भाई को कैलाश जोशी जी के बाद शुभंकर कहा गया। देखिए, कैलाश जोशी जी शुभंकर इसलिए बने थे कि वो बोलते नहीं थे, इसलिए शुभंकर थे। यदि उन्होंने कोई डिमांड कर ली या ऐसा बर्ताव कर लिया जो वी.डी. भाई ने कर लिया था, तो फिर शुभंकर जो है पटवा जी के जमाने में नहीं बन सकते थे, ये मान के चलिए आप। एक जो है ये हुआ। आप कभी विस्तृत बात करेंगे तो मैं बता दूंगा, मुझे बहुत कुछ याद है। लेकिन यहाँ शुभंकर बनने का मतलब ये है कि जो झटका लग गया था, चाहे वो अडानी के कहने पर मोदी अमित शाह ने जो है कमलनाथ को सरकार में लाया हो या कोई और कारण हो, लेकिन वो जो वापसी सरकार में आना, संगठन की सक्रियता होना और कार्यकर्ता होने। और फिर मैं फिर से मेरी बात को समाप्त करते हुए गंभीर बात कह रहा हूं, और प्रभु जी मेरे शब्दों पर गौर करिए प्लीज। आप जो है फिर मैं वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, सरकार बनाने के लिए आप आशा और निराशा की चिंता करिए या न करिए,
लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो निराश हो जाएगा, ऐसा अध्यक्ष मत दीजिए। यदि आपने ऐसा अध्यक्ष दे दिया जिसके नाम सुन करके कार्यकर्ता महीने भर तक चेत ही न पाए, उत्साह ही न उत्पन्न हो पाए, तो आपको बहुत बड़ा डैमेज होगा। और ये जो आप प्रयोग कर रहे हैं, करते ना प्रयोग, इतना दम था तो महाराष्ट्र में आप कर देते, लाते देवेंद्र फडणवीस को अलग हटा करके आपने जो है ला दिए राजस्थान के अंदर, जो भी ला दिया। और जी मैं इस पर जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा अधिकार नहीं है ये, लेकिन आप जो है जिस हवा में थे वो हवा तो 240 ने निपटा दी, तो इसलिए अब आप वो करोगे, मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता। क्योंकि जो संगठन मध्य प्रदेश सहित अन्य देश में भाजपा ने तैयार किया है, अब उस संगठन को समाप्त करने की दिशा में नहीं कदम उठाएंगे, क्योंकि बहुत अनुभवी लोग हैं। हम सब लोग जानते हैं, क्योंकि हमसे तो 2-4 साल छोटे ही होंगे अमित शाह जी, और 5 साल भी छोटे हो सकते हैं वो, तो इसलिए इन सब चीजों को हम भी अच्छे से जानते हैं। ठीक है, वो भाई गृह मंत्री बन गए तो वो जरा ज्यादा बड़ी बड़ी बातें कह सकते हैं, उनकी बातें ज्यादा सुनी जाएंगी। हम पत्रकार ही रह गए तो हमारी थोड़ी कम सुनी जाएगी, लेकिन सुनी तो हमारी भी जाती है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आपने संगठन को निराश कार्यकर्ता को कर दिया और आपने ऐसी स्थिति बना दी कि यदि आपका कार्यकर्ता यदि निराश हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप जो है लंबे समय तक इसको उभार पाओगे फिर। तो प्रभु जी, जब सरकार होती है तो ऐसा अध्यक्ष देखा जाता है कि जो तालमेल बिठा सके, कदम ताल कर सके, ना कि टकराव की स्थिति हो। तो ये भी कहीं ना कहीं आला कमान की नज़र में रहेगा कि ऐसा अध्यक्ष दिया जाए कि सरकार में और उसके बीच में कोई मतभेद ना हो। ब्रजेश जी, बीजेपी में ये परंपरा की जरूरत नहीं है। बीजेपी में जो भी अध्यक्ष आएगा वो सरकार से समन्वय से चलेगा, क्योंकि संगठन का मामला होगा तो अध्यक्ष शीर्ष होता है, मुख्यमंत्री उसके बाद नीचे होता है। सरकार का मामला आएगा तो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन वहाँ अध्यक्ष का कोई काम नहीं होता है, तो अध्यक्ष का सीधा टकराव वहाँ पर नहीं है। आप सरकार में हैं, किस लिए हैं? क्योंकि बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया था, बीजेपी ने चुनाव लड़ा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, उससे सरकार आई है। सरकार अच्छा काम करी, उसको प्रचार करने का काम, उसको प्रसारित करने का काम, सरकार की जो कमियां हैं उसका फीडबैक देने का काम ये बीजेपी करती है, बीजेपी कार्यकर्ता करते हैं। तो यहाँ समन्वय तो अपने आप ही हो जाता है। व्यक्तियों का टकराव हो सकता है, संगठन के मुखिया का टकराव जो है, चाहे सरकार का मुखिया हो या संगठन का मुखिया हो, उसका आपस में टकराव नहीं होता है। वो दो व्यक्तियों का टकराव है जिसके बारे में यह जिक्र कर रहे हैं कि उनके अपने अहम टकरा गए, उनको लगा कि मैं उस पद पर पहुंच सकता हूं, उनको लगा कि ये मेरी जगह छीनना है, इसलिए वो वहां पर टकराव दिखा। ऐसा बाकी ऐसी स्थितियां बीजेपी में नहीं बनती, ना बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता ही बनने देना चाहते हैं। अभी सुरेश शर्मा जी ने कहा ना कि कार्यकर्ता निराश नहीं होना चाहिए, तो बस वो कार्यकर्ता का निराशा का भाव नहीं आना चाहिए, चाहे वो सरकार के साथ समन्वय हो चाहे सरकार के साथ टकराव हो। मतलब ये भी तय है ना कि चौंकाने वाला नाम नहीं आएगा, नाम इनमें से ही होंगे। तो नाम होगा जो भी, मैंने कहा कि जो मध्य प्रदेश हो सकता है नया नाम हो, जो नाम हम ले रहे हैं इसके अलावा नाम होगा, लेकिन वो भी नाम ऐसा होगा जिस पर कि कार्यकर्ताओं में जोश ही आएगा, निराशा नहीं आएगी। तो निश्चित तौर पर जोश वाला नाम होगा। बहरहाल जवाब लेने की हमने कोशिश की, लेकिन शर्मा जी ने भी थोड़ा इशारा किया, प्रभु जी ने भी। अब देखते हैं कि जो उन्होंने बताया उस तरफ निर्णय होता है या कोई चौंकाने वाला निर्णय आता है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो बीजेपी चौंकाने वाले निर्णय भी लेती है, इसलिए संभावनाएं टटोली जा रही हैं, फार्मूले देखे जा रहे हैं, उनके नज़दीक हम पहुंच पाए या नहीं पहुंच पाए। क्या एक बार फिर चौंकाने वाले हैं केंद्रीय आला कमान, या फिर वो ऐसा व्यक्ति देने वाले हैं जो संगठन में कार्यकर्ताओं में जोश भर दे? इसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर इस सवाल का जवाब लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे। बहरहाल अटेंशन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।